शिकायत की और उसके बाद ये करेक्ट हुआ। लेकिन एक दल ऐसा है जिसने अपने आप को ये बता रखा है कि उसी के जेर क़यादत में आजादी मिली। उन्होंने इस वायरस को वुहान वायरस नहीं कहा, चाइनीज वायरस नहीं कहा, इसे इंडियन वायरस कहा और इस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसका नाम मोदी करना शुरू किया। तो सवाल यह है कि भारत को ईस्ट से, वेस्ट से, विदेश से खतरा है या भारत के अंदर पलने वाले थर्ड फ्रंट से खतरा है। और ये थर्ड फ्रंट का अभी हाल में रूलिंग पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके डॉक्यूमेंट को टूल किट कहा गया, यानी ही बहुत सारे वो षड्यंत्र जो किसी झोले के अंदर थे एक आम भाषा में, वो सब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। मैं ललित अंबरदार साहब को इसलिए खासतौर से इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया मैंने कि आपने कश्मीर में भी इसी किस्म के लोग देखे, लेकिन तब ये नाम नहीं दिया गया था क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब टूल किट नहीं था, लेकिन टूल किट किसी ना किसी शक्ल में काम कर रहा था। ये टूल किट भारत की कांग्रेस पार्टी और सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में भी एक मुआहदा है, एक समझौता है कि हम क्रिटिकल इशू पे अपना आदान प्रदान करेंगे। दो देशों के बीच में सरकारों पे तो हमने देखा है एमओयू होते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल चुपचाप कोई ऐसा समझौता करे और जब आप उस देश से आमना सामना हो, खासतौर से डोकलाम के समय हमने देखा जब भारत देश एक कन्फ्रंटेशन के मूड में था, उस वक्त उसी कांग्रेस पार्टी का नंबर 2 लीडर चाइनीज एम्बेसी में मिलने गया। तो क्या भारत के अंदर भारत विरोधी ताकतें सत्ता में रहने के बाद जब बेदखल होती हैं तो वो भारत राष्ट्र के खिलाफ काम करने लगती हैं? क्या ये नैरेटिव बना करके लोग अपने पर्सनल छोटे घरेलू मामलात को सुलझाने के लिए विदेशी ताकतों के साथ में हैं? एक बहुत बड़ा दल इस देश में कोई वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहा है, कोई गार्डियन में लिख रहा है, और 150 करोड़ की आबादी का मुकाबला इंग्लैंड के 6 करोड़, अमेरिका के 33 करोड़, रशिया के 16 करोड़ लोगों से हो रहा है। हमारे यहां पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारे यहां कुछ देशों की जितनी पॉपुलेशन है उतने इलीगल माइग्रेंट घुसपैठी इस देश में रह रहे हैं। इस सब के बैकग्राउंड में मैं ललित अंबरदार से यह दरखास्त करूंगा कि वो इस पूरे सिनारियो को किस तरह देखते हैं। तो एक तो इसका इंपैक्ट क्या है, कौन लोग हैं और इसका मुकाबला करने के लिए सरकार क्या करे, और सरकार से ज्यादा भारत राष्ट्र के वो नागरिक जो इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, इस राष्ट्र के मूल को बचाना चाहते हैं, अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं उनको क्या सलाह देंगे। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं वो अपना पूरा पर्सपेक्टिव रखें, जितना समय ने, उसके बाद फिर मैं उस डिबेट को कुछ आगे बढ़ाना होगा तो कहूंगा। इसलिए मैं ललित अंबरदार साहब को दावत देता हूं कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। आपने जो आज ये टॉपिक लिया है, मैं समझता हूं जो अभी परिस्थिति है देश में, जो पनप रही है, पल रही है, ये आज की नहीं है, पिछले लगभग 1 साल से जो खासकर 1 साल से जो डेवलप हो रही है, उसके संदर्भ में मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए, जैसे आप हमेशा कोशिश करते हो, जनमानस तक ये हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी किसी हद तक, और मैं खासकर उस मीडिया के बारे में भी बात कर रहा हूं जो अपने आप को राष्ट्रवादी मीडिया बोलते हैं, क्लेम करते हैं, और वहां पे भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनके ऊपर भी किसी हद तक पर्दा डाला जा रहा है। और शुरू करता हूं टूल किट का। आपने जिक्र किया, बिल्कुल वाजिब है, आपने कश्मीर से शुरू किया। टूल किट का जो शब्द जो है अभी इस डिस्कोर्स में, इस वार्तालाप में आ गया है, लेकिन टूल किट किसी न किसी शेप में पहले से ही हिंदुस्तान के खिलाफ था, उसको लागू किया जाता था, चाहे वो लिखित रूप में रहा हो, ऑर्गेनाइज तरीके से रहा हो, लेकिन मानसिकता वही थी कि किसी तरीके से भारत जो है, भारत ही भारत के विरोध काम करे। भारत के राष्ट्र में खाली सिर्फ सरकार नहीं आती, भारत के राष्ट्र में आपका पार्लियामेंट आता है, भारत के राष्ट्र में आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए अपोजिशन के लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल किट है, ये इसका इतिहास कंटेम्परेरी सेंस में अगर मैं इसको याद करूं तो 30 साल पहले कश्मीर के अंदर इसको लागू किया गया और सक्सेसफुली लागू किया गया। आप
मैं जगमोहन जी का नाम तो मिस्टर जगमोहन मल्होत्रा रखते हैं, लेकिन प्यार से लोग उसको उन्हीं से नाम से जाना जाता हूं। मैं उनको उसी नाम से जब बोलता हूं, उनके सामने भी मैं ऐसे ही उनको जब भी मौका मिलता था एड्रेस करता। मैंने कभी श्री करके उनको नहीं बोला, जगमोहन, क्योंकि जगमोहन ने कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए बचाया। जब 1990 में जिन हालात में उनको कश्मीर भेजा गया, तो जगमोहन का रोल हिंदुस्तान का राष्ट्रभक्त हिंदुस्तान कभी नहीं भूलना चाहिए। हिस्ट्री में उनको लिखा गया, नहीं लिखा गया, लेकिन हम लोग जिन्होंने कश्मीर को देखा है, बर्बाद होते देखा है, हम लोग इसका हमेशा जिक्र करते हैं। और आज इस मौके पे मैं जगमोहन को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे हम लोग कि उनको मोक्ष तो मिल ही गया होगा। अगर वो उनको जो है, अगर वो प्रक्रिया है कुछ मोक्ष प्रदान करने की, मैं समझता हूं कि वो प्रक्रिया में वो है और उनको बिल्कुल मोक्ष मिलेगा, क्योंकि हाल ही में उनका देहांत हो गया। और वैसे लोग जो है उनको हमेशा याद रखना पड़ेगा, राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानियों को, कि जगमोहन का रोल कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए बचाने में कितना बड़ा था और उनके विरुद्ध कैसे ये टूल किट इस्तेमाल किया गया। तब वीपी सिंह सरकार ने उनको कश्मीर भेजा। जगमोहन बोला, मुझे नहीं मालूम कि उनको ब्रीफ क्या था, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि वीपी सिंह ने उनको बुला के ये बोला, भाई कश्मीर हाथ से जा रहा है, किसी तरह से इसको संभाल लो। मैंने कई लोगों से बात की, मैंने कई लोगों का चयन करने की कोशिश की, मुझे सिर्फ एक नाम दिख रहा है, वो है जगमोहन। आप आज ही चले जाइए, पहुंच जाइए। तो रात को उनको बीएसएफ के हवाई जहाज में उनको बिठा के जम्मू, जो तब वो सर्दियों का वक्त था, विंटर सीजन था, उस वक्त हमारी जो राजधानी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रांत की, राज्य की, वो होती थी जम्मू। तो जाहिर है जम्मू में उनको रिपोर्ट करना था। जम्मू पहुंचते हैं, ठीक है, 19 जनवरी की शाम को वो वहां पहुंचते हैं। तो उसी दिन क्या होता है वहां पे, उसी दिन कश्मीर के अंदर दहशत फैल जाती है कि अब जगमोहन आ गया तो हमने जो अभी तक जो ग्राउंड तैयार करके रखा था कि कश्मीर को हिंदुस्तान से जुदा करने का, अलग करने का, तोड़ने का, उसके ऊपर पानी फिर गया। तो टूल किट का इजाद, टूल किट का इंप्लीमेंटेशन उसी रात को शुरू होता है। जगमोहन जब आते हैं, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, वो उस टूल किट की इंप्लीमेंटेशन में, बार बार कह रहा हूं, ये लिखित, ये जरूरी नहीं कि टूल किट लिखित रूप में हो, लेकिन टूल किट का उद्देश्य क्या है, टूल किट से आप हासिल क्या करना चाहते हैं, उस प्रोसेस की इंप्लीमेंटेशन उसी 19 जनवरी की रात को होती है कि वो जो कायर बुज़दिल मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, वो रिजाइन करता है और कश्मीरी हिंदू उन दहशतगर्द जिहादियों के हवाले छोड़ जाता है, जो गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों में माथे के ऊपर इस्लामी स्लोगन के पट्टे बांध के, हाथ में AK-47 लेके, पिस्तल लेके कश्मीरियों को चुन चुन के ढूंढ रहे थे। कश्मीर की मस्जिदों से आवाजें आ रही थी कि तुम अपनी यहां पे कश्मीरी पंडितों, पहला स्लोगन तो ये होता था, ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। हर मस्जिद से, घरों में बिजली ना रही हो, लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर तक बिजली पहुंच रही थी, ये व्यवस्था कर दी गई थी। तो जब मस्जिदों के मिनारट से, वहां के जो लाउड स्पीकर से जब आवाजें आई, ए कश्मीरी पंडितों, अपनी औरतें यहां पे छोड़ दो और तुम लोग यहां से दफा हो जाओ, हमसे मिल लो या दफा हो जाओ या मर जाओ। और उसी दौरान, और उस दिन नहीं शुरू हुआ, प्रोसेस पहले से ही शुरू हुआ था। वो जो स्लोगन कश्मीरी में है, वो अक्सर मैं बोल नहीं पाता हूं, वो आप बोलिए जरा, तो लोगों को पता चले कश्मीरी भाषा में क्या था। वो जलेऊ गलेऊ कुछ इस टाइप से था ना, वो प्लीज आप बोले। या गलेऊ न तो चलेऊ न तो रलेऊ, या तो पेरिश हो जाओ, खत्म हो जाओ, नहीं तो मिल जाओ, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। बाय द वे, आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस मुल्क में ये वहाबी सुन्नी जिहाद के कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वहां पे यही स्लोगन आता है। सीरिया में भी यही स्लोगन दिया गया,
क्योंकि वहाबियों को लगता है क्योंकि सीरिया के जैसी जंग है वो 1400 साल पुरानी जो जंग शुरू हुई थी शिया सुन्नी की वो अभी तक चल रही है, उसकी जो कंटिन्यूटी है 1400 साल की, मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ी जो जंग जो अभी तक जिंदा है 1400 साल से जो जिंदा है वो शिया सुन्नी की जंग है, जिसका रूप उसका जो खतरनाक रूप, खतरनाक चेहरा आपने सीरिया में देखा। सीरिया की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, हजारों साल पुरानी है। दमिश्क को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित राजधानी का दर्जा है। उस सभ्यता को तबाह कर दिया गया इसी वहाबी सुन्नी सुप्रीमेसी और एक्सक्लूसिविटी ने, क्योंकि वो शिया है, वो कम मुसलमान है। आईएसआईएस बाद में आईएसआईएस घुस गई। जैसे आईएसआईएस वहां पे घुस गई, वहां पे जो माइनॉरिटीज थी उनको भी यही ऑल्टरनेटिव दिया गया, यही अल्टीमेटम दिया गया, या तो मिल जाओ, नहीं तो मर जाओ, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। और वो आपको वो जो तबाही का आलम सीरिया में देखा, मैंने यहां पे कई बुद्धिजीवियों को, रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, अपने आप को बड़े वो शातिर दिमाग बोलने वालों को, एक सेमिनार था, जैसे आईएसआईएस का शुरुआत हुई थी ना, दिल्ली के अंदर एक सेमिनार हुआ, बहुत बड़े लोग बैठे थे वहां पे, नाम नहीं लूंगा, और वो लोग आईएसआईएस की बात ऐसे चर्चा कर रहे थे जैसे तो कोई पृथ्वी के ऊपर पहली बार, उन दिनों वो जो चर्चा होती याद होगा आपको, जहादी जॉन जो सिर पकड़ के गला काट दिया, जहादी जॉन का जब जिक्र हो रहा था बढ़ाना, तो उस दहशत किले पे सेमिनार हो रहा था। और वहां पे मैंने उनको एक चीज असद, वहां पे मैंने उनको बोला, सर आप तो इतने बड़े ज्ञानी है, रिटायर्ड हैं, वेटरन्स हैं, आपको क्यों ये बड़ी हैरानगी हो रही है? हमारे हिंदुस्तान ने तो करीब 1990 में कश्मीर में देखा, आपको ये क्यों लग रहा है? तो वहां पे कुछ ऐसे, मैं कह रहा हूं, हेड्स, वो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि कश्मीर में ऐसा हुआ। सर, ये जो सेमिनार हुआ था उससे 3 दिन पहले पल्मीरा, आपने सीरिया में पल्मीरा एक जगह है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां का जो कंजर्वेटिव था हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करने का, खालिद अल असद उसका नाम था, खालिद अल असद। इस सेमिनार से 2-4 दिन पहले खालिद अल असद को, जैसे आईएसआईएस वाले उधर घुस गए, उन्होंने उसको पकड़ लिया, बोलते तूने जो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा, चुपता क्या था? क्योंकि आर्ट कल्चर, जैसे वो अपना बुद्धा वहां पे अफगानिस्तान में बर्बाद करके रख दिया था ना, तालिबान ने गोले लगाए थे उसके ऊपर, वैसे ही उन्होंने उससे वो उसकी तिजारत करने के लिए नहीं मांग रहे थे, उस पल्मीरा की जो विरासत है हजारों सालों की, उसको तबाह करने के लिए, क्योंकि ये जो वहाबी जो है ये समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है। तो उसने नहीं उनको बताया कि उसने कहां छुपा के रखा। खालिद अल असद को गला काट दिया गया, उसका जो शरीर है कई दिनों तक वहां पे पल्मीरा में लटका रहा बिजली के खंबे के ऊपर। मैंने उनको याद दिलाया, अभी आपको ये 3 दिन पहले आपने सुना, मेरे कश्मीर के अंदर पंडित सर्वानंद प्रेमी का कत्ल, इससे कुछ कम दर्दनाक नहीं था। वो सर्वानंद प्रेमी जिस वक्त जहादियों के उनके घर पे हमला किया, उस वक्त तो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन कर रहे थे, ठीक है? वो जहादियों ने देखा, एक जहादी जब उनके घर में लूटपाट हो रही थी, तो एक जहादी कोई किताब लेके आया और अपने गिरोह के जो सरगना जहादी था उसको आके बोला, जनाब यहां पे ये मिला है। वो सरगना कहता है, और माशाअल्लाह ये तो कुरान शरीफ है। इसके बावजूद सर्वानंद प्रेमी का जिस बर्बरता के साथ कत्ल हुआ, और उससे ज्यादा उनके कत्ल की बर्बरता से ज्यादा तो ये बर्बरता की, उनके सामने उनके जवान बेटे का पहले कत्ल किया। ये कश्मीर में हमने तब देखा। और आईएसआईएस की बर्बाद, उनको मैंने आईएसआईएस, ये जो अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर वेटरन थे, उनको याद दिलाया, तो उन्होंने किसी तरीके से मुझे चुप करने की बात कही। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब उस सेमिनार में थे, नाम लूंगा क्योंकि वो आरिफ साहब हमेशा जब भी देखो सेमिनार के